हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम इस लेक्चर में मध्य प्रदेश की बोलियां एवं उनके क्षेत्र को डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं और उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम परीक्षा धाम की बुक डिस्कस कर रहे हैं। 48 नंबर का चैप्टर है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके पहले 47 चैप्टर मैंने पढ़ा चुका हूं, चैनल में प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूं। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो और मेरे द्वारा बनाए गए लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आएंगे तो आप जाके प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद वीडियो को देखें, लेक्चर्स को देखें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और कॉन्सेप्ट क्लियर के पास करने के बाद आपके पास जो भी बुक हो उसको बार बार रिवीजन करें। दोस्तों आइए शुरू करेंगे। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां डिस्कस करेंगे। दोस्तों यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करते हैं। तो हम मध्य प्रदेश की बोलियां एवं उनके क्षेत्र डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बोली क्या होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ग या समुदाय के द्वारा बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली की डेफिनेशन मैंने बताया आपको। ये बोली क्या होती है, तो किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ग या समुदाय के द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। दोस्तों है ना। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक एवं सामाजिक विभिन्नता होने के कारण अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। दोस्तों अलग अलग क्षेत्र में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत बहुत ही है। इसे बोलियों का गढ़ भी कहा जाता है। इतनी सारी बोली बोली जाती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को बोलियों का गढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों है ना, क्योंकि यहाँ पर भारत में बोले जाने वाली बोलियां एवं उपबोलियां के रूप में भी देखने को मिलती है। कुछ बोलियां मध्य प्रदेश में बोलियां देखने को भी मिली और उपबोलियां भी बोलते हैं। दोस्तों है ना। और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हिंदी तो बोलते ही आप जानते हैं, लेकिन हिंदी की भी भाषाएं हैं जिसमें हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्षेत्र के हिसाब से यहाँ मैप बना दिया गया है। मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को मालवा बोली बोलते हैं। इधर मध्य भारत के पठार में ब्रज भाषा बोली जाती है। दोस्तों ब्रज भाषा क्षेत्र है ये। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। इधर जो पूर्वी प्रदेश मध्य प्रदेश का जहाँ बघेलखंड का पठार है वहाँ बघेलखंडी बोली बोली जाती है। और गोंडी बोली बोली जाती है इधर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। जहाँ कोरकू जनजाति निवास करती है वहाँ कोरकू द्वारा बोले जाने वाली भाषा को कोरकू भाषा बोलते हैं। निमाड़ क्षेत्र में निमड़ी भाषा बोली जाती है। दोस्तों इतना समझ में आया क्या? ये मैप के हिसाब से एक तो याद कर लो। अब देखो अपन ने मध्य प्रदेश का मैप तो आपने पढ़े ही होंगे, है ना। मध्य प्रदेश का मैप आपने पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखे होंगे कि ये जो क्षेत्र है ये मालवा क्षेत्र है। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जिले आते हैं, इंपॉर्टेंट जिले, है ना, ये सब जिलों में क्या मालवी बोली जाती है। जैसे रतलाम आता है, रतलाम क्वेश्चन आ सकता है, रतलाम में कौन सी बोली बोली जाती है, तो रतलाम में कौन सी, यहाँ पे देखो रतलाम यहाँ आता है तो यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाएगी, यहाँ पे मालवी बोली जाएगी, है ना। जैसे इधर साइड हो गया, इधर साइड कोई जिला है मान लो, वहाँ कौन सी बोली बोली जाती है, तो वहाँ पे बघेलखंडी बोली बोली जाती है। इधर साइड भिंड मुरैना में का भी पूछा जा सकता है, यहाँ ब्रज भाषा भी बोलते हैं कुछ जगह कुछ क्षेत्रों में, है कि नहीं। इधर बालाहाट में मान लो, बालाहाट जिले तरफ बालाहाट डिंडोरी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो गोंड जनजाति निवास करती है तो गोंडी बोली बोली जाएगी गोंड जनजातियों के द्वारा। समझ में आ रहा है कुछ क्या बता रहा हूं मैं? तो आइए हम डिस्कस करेंगे एक एक करके मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों और उनका वर्णन डिस्कस करेंगे। उनका क्या डिस्कस करेंगे? वर्णन, है ना। तो देखो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे अपन मालवा की, है ना। तो मालवा मालवी बोली मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए उसको मालवी बोली बोलते हैं। दोस्तों है ना। तो भारत के मालवा क्षेत्र में भाषा बोली जाती है जिसका नाम है क्या? मालवी बोली। मालवा भारत भूमि के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। मालवा भारत के हृदय स्थल के रूप में जाना जाता है। मालवी पर भील भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। दोस्तों मालवी पर भील भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, भीली भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है, क्योंकि भील जनजाति निवास करती है यहाँ पे, है ना। तो देखिए ये इसके अंतर्गत सीहोर, नीमच, रतलाम, जैसे एक बार क्वेश्चन आ चुका है, रतलाम में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी बोली बोली जाती है। मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, उज्जैन, देवास, इंदौर आदि इन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जिलों का नाम देके पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है। तो देखो ये याद रख लेना है। ज़्यादातर ये जो जिले हैं, देखो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे हैं, है कि नहीं। इसका विकास राजस्थानी हिंदी के सरसौनी अपभ्रंश से हुआ है। दोस्तों किससे हुआ है? सौर्य सौनी अपभ्रंश क्या होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सरसौनी अपभ्रंश जो होता है ये पश्चिमी हिंदी को कहते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है ना, पश्चिमी हिंदी को कहते हैं। इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू,
कन्नौजी, बुंदेली आते हैं। राजस्थान की भाषा भी इसके अंतर्गत आती है, जैसे कि मेवती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती, ये सब सरसौनी के अंतर्गत आते हैं, सरसौनी उपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। मैंने क्या बताया, सरसौनी अपभ्रंश से हुआ है। तो मालवी भाषा का विकास कहाँ से हुआ है, राजस्थानी हिंदी के सरसौनी उपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी मेवती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती भाषाएं आती है दोस्तों। इतना समझ में आ गया सरसौनी अपभ्रंश के बारे में। पश्चिमी हिंदी को कहते हैं, इसके अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौज, बुंदेली आती है। और राजस्थान की भाषा की बात करेंगे तो मेवती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी भाषाएं आती है। मालवी साहित्यकार डिस्कस करेंगे। श्रीनिवास तिवारी कौन है, ये मालवी साहित्यकार है ना। चंद्रशेखर दुबे कौन है, मालवी साहित्यकार। ललित रावत मालवी साहित्यकार। डॉक्टर पूरन सहगल मालवी साहित्यकार। बाल कवि बैरागी मालवी साहित्यकार है दोस्तों। मालवा की उपबोलियों को डिस्कस करेंगे तो हाडौती, हडौती क्या है, उपबोली है दोस्तों, है ना। उसके बाद सोंधवाड़ी उपबोली है, राजवाड़ी उपबोली है, दसोरी या दसपुरी उपबोली है, उमरवाड़ी उपबोली है, भील क्या है, भीली उपबोली है, और बोयरी जाति निवास करती है दोस्तों। बोयरी जाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं, यही है ना। बैतूल छिंदवाड़ा वर्ग क्षेत्र में बोयरा जाति के द्वारा बोले जाने वाली भाषा बोयरी है। ये उपजाति है मालवी की, समझ में आ गया, मालवी की उपजाति है जो ये जनजाति बोलती है। तो इतना विशेष देखते हैं। मालवी शब्दकोश का संकलन करता प्रहलाद चंद्र जोशी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मालवी शब्दकोश का संकलन करता किसने, संकलन किसने किया, तो प्रहलाद चंद्र जोशी। इसके बाद डॉक्टर के.एल. हंस ने पश्चिमी हिंदी कहा है। मालवी भाषा को के.एल. हंस ने क्या कहा है, पश्चिमी हिंदी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अब क्या समझ में आता है यहाँ पे, तो देखो मालवी भाषा से हो गया, इतनी काम की बात मैंने बता दिया है ना। तो क्या हुआ है, प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा की एक पुस्तक है। प्रोफेसर क्या नाम है उसका, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा प्रोफेसर थे, ये प्रोफेसर हैं यानी प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा की पुस्तक मालवी की भाषा और साहित्य के अनुसार। मालवी की पुस्तक का नाम क्या है, मालवी भाषा और साहित्य। इनने एक पुस्तक लिखी है जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने मालवी भाषा और साहित्यिक पुस्तक लिखी है। उसके अनुसार वर्तमान क्षेत्र मध्य प्रदेश में मालवी भाषा सीहोर, नीमच, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, देवास आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुक में भी उन्होंने बताया गया है। तो मालवी भाषा से इतना ही दोस्तों। बात करेंगे अपन बघेली भाषा। बघेली तो बघेलखंड वाले क्षेत्र में बोली जाती है, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश जैसे रीवा, सतना, शहडोल, उमरिया, इन क्षेत्रों में पूछी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, सतना में कौन सी भाषा बोली जाती है, शहडोल में कौन सी भाषा बोली जाती है। इसका विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसका हुआ था सरसैनी अपभ्रंश से, इसका हुआ था अर्धमागधी अपभ्रंश से। अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होता है अपने को इतना पता होना पहले तो। अर्धमागधी अपभ्रंश, इसे पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। इसके अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। अर्धमागधी उपभ्रंश को पूर्वी हिंदी कहते हैं। ये सरसैनी उपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी कहते थे। अर्धमागधी उपभ्रंश को पूर्वी हिंदी कहते हैं। इसके अंतर्गत अवधी भाषा है दोस्तों, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है इसके अंतर्गत, है ना। इतना याद रखना है। तो इसका विकास कैसे हुआ है, अर्धमागधी उपभ्रंश से हुआ है बघेली भाषा का, है ना। बघेली साहित्यकार में श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह, ये दो नाम मिलते हैं। बघेली साहित्यकार में श्रीनिवास शुक्ल और विश्वनाथ सिंह, ये दो साहित्यकार मिलते हैं दोस्तों। बघेली भाषा की उपबोलियां देखेंगे तो तिरहरी एक उपबोली है। पंवारी और गहोरा, ये गहोरा जनजाति निवास करती है और क्षेत्र भी है वहाँ बोली जाती है गहोरा, है ना। तो तिरहारी, पवारी और गहोरा ये बघेली की उपबोलियां है, याद रखना है। बघेली शब्दकोश के संकलन करता श्रीनिवास शुक्ल है दोस्तों, है ना। श्रीनिवास शुक्ल है, याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है बघेली शब्दकोश के संकलन करता कौन है, श्रीनिवास शुक्ल है। अब बात करते हैं अपन बुंदेलखंडी बोली की। बुंदेली बोली बोलते हैं उसको। ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत दतिया। क्वेश्चन आ सकता है दतिया में कौन सी बोली बोली जाती है, अशोकनगर, सागर, छतरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, क्वेश्चन आ चुका है, दमोह और पन्ना। ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इनमें से कौन सी बोली बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं बोली जाती, यानी इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड बोली
यानी इसमें से किस जिले में बुंदेलखंड बोली जाती, इधर का ऑप्शन देगा मालवा तरफ का, रतलाम है ना। पश्चिमी हिंदी के सरसनी अपभ्रंश से हुआ है, मैंने बताया था सरसनी अपभ्रंश से हुआ इसका विकास बुंदेली का। सरसनी अपभ्रंश जिसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौज, बुंदेली आते हैं उसके अंतर्गत, इसीलिए ये सरसनी अपभ्रंश से हुआ इसका माना जाता है ना। बुंदेली साहित्यकार देखेंगे तो अपन जगनिक का नाम आता है, ईश्वरी का नाम आता है, गंगाधर व्यास का नाम आता है और महेश कटारे, इंपॉर्टेंट है महेश कटारे। बुंदेली की उपबोलियां कौन सी है, तो लुंधाती, भदावरी और खटोला आदि उपबोलियां हैं दोस्तों। क्या है, लुंधाती, भदावरी और खटोला, ये उपबोलियां हैं। विशेष क्षेत्र देखेंगे, विशेष बातें, बुंदेल शब्दकोश के संकलन करता महेश कटारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है एक बार। बुंदेली शब्दकोश के संकलन करता कौन है, महेश कटारे। बुंदेली शब्दकोश के संकलन करता कौन है, महेश कटारे, इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार बुंदेली बोली का, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है, तो बुंदेलखंडी या बुंदेली बोली बोलते हैं उसको। क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की भाषा तो हिंदी है, राज्य भाषा है हिंदी है, लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाती है पूछेगा तो बुंदेली बोली याद रखना है। बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था, एक क्वेश्चन आ सकता है। बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, है ना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नाम था उसका दोस्तों, तो याद रखना है इनका नाम, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि, है कि नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन से क्वेश्चन आता है। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए अपने को, कौन थे ये, है कि नहीं। जॉर्ज ग्रियर्सन से क्या क्या क्वेश्चन, देखो बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया करके क्वेश्चन आ सकता है, बुंदेली भाषा का नामकरण किसने किया करके अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बुंदेली भाषा का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के थे ये, आयरलैंड के निवासी थे और इनकी प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। कौन थे ये, क्वेश्चन आ सकता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कौन थे, भाषा वैज्ञानिक थे, है ना। इन्होंने बुंदेलखंडी का नामकरण किया, बुंदेली भाषा का नामकरण किया है। अब्राहम ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे और प्रमुख भाषा वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत में रहकर मैथिली, बंगाली, है ना, निमड़ी और बुंदेली भाषा को बढ़ावा दिया दोस्तों। इन्होंने निमड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी का क्वेश्चन आ सकता है ना। देखो यहाँ पे अभी अपन ने पढ़े थे, किसने, डॉक्टर के.एल. हंस ने पश्चिमी हिंदी कहा है, किसको, मालवी भाषा को पश्चिमी हिंदी, लेकिन इन्होंने निमड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है। किसको, निमड़ी भाषा दक्षिण में पड़ती है कि नहीं, निमड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है उसको भी देख लेते हैं, आपको बताया तो हम बोल के, है ना, क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए क्या बताने वाला था। तो देखो ये क्या हुआ था दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो हिंदी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यहाँ निर्णय लिया गया था कि केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा या फिर भारत की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, यह निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। अपन ऐसा बोल सकते हैं, संविधान में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 में भारत की संविधान सभा द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया जाने के वजह से, है ना, हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अपन डायरेक्ट सात शब्दों में बोल सकते हैं 14 सितंबर 1949 को संविधान में अपनाया गया था, संविधान में जोड़ा गया था, है ना, इसीलिए मनाते हैं हम। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विश्व हिंदी, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस था, नेशनल लेवल का था अपने भारत के लिए। ये विश्व हिंदी दिवस कब था, 10 जनवरी को आता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है। 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इन दिनों विशेष रूप से माने जाते हैं। हिंदी को पूरे विश्व में बताना है कि हमारी भाषा कैसी है, उसके कल्चर के बारे में बताना है ना। और इसी कारण समय समय पर मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी सम्मेलन भी हुआ था 10 जनवरी 1974 को। प्रथम 10 जनवरी 1974 को, 10 जनवरी 1974 को भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, यानी
सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ हुआ था, नागपुर में आयोजित हुआ था। 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। हिंदी का विकास करने और उसे प्रचार प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत की गई है और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। बस इतना याद रखना 10 जनवरी को। अब बात करते हैं विश्व मातृभाषा दिवस। मातृभाषा यानी मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी कि अब आप मना सकते हैं। विश्व मातृभाषा दिवस मनाने की स्वीकृति मिली थी। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुलता को बढ़ावा देना है। बहुभाषिता को बढ़ावा देना है दोस्तों। क्या बताया मैंने? ये क्यों मनाते हैं मातृभाषा दिवस? तो इसको मनाने का उद्देश्य विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषित को बढ़ावा देना है। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की घोषणा की गई बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस के बाद। बांग्लादेश में भाषा आंदोलन दिवस हुआ था दोस्तों, है ना। भाषा आंदोलन दिवस हुआ था, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। भाषा आंदोलन दिवस हुआ था कहाँ? भाषा आंदोलन दिवस बांग्लादेश में 1952 में मनाया गया था, हुआ था 1952 में भाषा आंदोलन दिवस हुआ था। कहाँ पे? भाषा आंदोलन दिवस बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में इस दिन एक राष्ट्रीय अवकाश भी होता है, जिस दिन ये 21 फरवरी को अवकाश भी होता है बांग्लादेश में, और उसी से स्वीकृति मिली। वहाँ पे बांग्लादेश में भाषा आंदोलन दिवस हुआ था उसके वजह से। तो तीनों याद रखना है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा 14 सितंबर। दूसरा पूछता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। मातृभाषा, अपनी अपनी देश की मातृभाषा होती है तो मातृभाषा के लिए दिवस मनाया गया, तो ये 21 फरवरी। इतना समझ में आया? काम खत्म। आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे निमड़ी बोली की। निमाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को निमड़ी बोली बोली जाता है। ये खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर आदि जैसे क्षेत्रों में। देखो इंदौर में मालवी भी बोलते हैं और निमड़ी भी बोलते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होने का है। मालवा क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र में मालवी बोली जाती है, लेकिन कुछ निमड़ी भी बोली जाती है। लेकिन निमाड़ क्षेत्र जो है, जैसे खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, ये सब कौन से क्षेत्र आते हैं? निमाड़ क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? निमड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें धार में मालवी भी बोलते हैं, निमड़ी भी बोलते हैं। पश्चिमी हिंदी के सरसोनी अपभ्रंश से हुआ है। सरसोनी अपभ्रंश के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि नहीं? वही वाला है, सरसोनी अपभ्रंश के अंतर्गत से हुआ है कि नहीं? सरसोनी अपभ्रंश से हुआ है, इतना याद रखना है ना। सरसोनी अपभ्रंश जो बताया था मैंने, जिसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, है ना, तो वो उससे हुआ है। और निमड़ी साहित्यकार कौन थे? निमड़ी साहित्यकार कौन है? श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी और प्रभाकर चौबे का नाम आता है दोस्तों, है ना। प्रभाकर चौबे का नाम आता है। निमड़ी की उपबोलियां कौन सी है? तो बरेला और भीली। बरेला और भीली ये उपबोलियां हैं किसकी? निमड़ी क्षेत्र की, है ना। अगला देखते हैं, निमड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता राम नारायण उपाध्याय है। ये इंपॉर्टेंट है। ये निमड़ी शब्दकोश के संकलनकर्ता राम नारायण उपाध्याय है। इनका नाम याद रखना है, राम नारायण उपाध्याय। 19 सितंबर को निमड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, ये भी पता होना अपने को, है ना। कब मनाते हैं? 19 सितंबर को, है ना। क्या है? अखिल निमड़ी लोक परिषद का वार्षिक साहित्यकार व कलाकार सम्मेलन समारोह प्रतिवर्ष निमड़ी दिवस के रूप में 19 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। क्या बताया मैंने बोल के? अखिल निमड़ी लोक परिषद वहां पे बनाया गया, कहाँ? निमाड़ क्षेत्र में। अखिल निमड़ी लोक परिषद का वार्षिक साहित्यकार व कलाकार समारोह सम्मेलन प्रतिवर्ष निमड़ी दिवस के रूप में 19 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए 19 सितंबर को निमड़ी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने निमड़ी भाषा को दक्षिणी हिंदी कहा है। अब उधर साइड पढ़े थे अपन ने। निमड़ी भाषा का साहित्यिक नाम, यानी निमड़ी भाषा का साहित्य, ये एक बुक का नाम है जिसका नाम है निमड़ी भाषा का साहित्य नामक पुस्तक श्री राम परिहार द्वारा लिखी गई है। याद रखना है, किसने लिखे हैं? श्री राम परिहार ने लिखे हैं, इतना याद रखें। बात करेंगे ब्रज बोली की। तो ब्रज भाषा या ब्रज बोली भी बोलते हैं उसको। क्या है ये ब्रज भाषा? कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा दोस्तों ये कहाँ बोली जाती है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र, जो मध्य भारत के पठार है, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा भी बोली जाती है ना। इसका विस्तार, इसका विकास सरसोनी अपभ्रंश से हुआ। मैंने अभी सरसोनी अपभ्रंश के बारे में बताया था। सरसोनी अपभ्रंश के बारे में बताया था कि नहीं? सरसोनी अपभ्रंश जिसे पश्चिमी हिंदी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत मेवती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू, कन्नौज और बुंदेली आते हैं, तो है ना। तो ये ब्रज साहित्यकार कौन से? सूरदास हो गया, मीराबाई, रहीम और रस खान, ये ब्रज भाषा के साहित्यकार है दोस्तों। ब्रज साहित्यकार सूरदास हो गया, मीराबाई हो गया, रहीम हो गया और रस खाना हो गया।
ब्रज भाषा की उपबोली बात करेंगे हम तो ताम्याओं की मात्रा तौर, तौर धारी, लौधधारी और सिकारवारी, ये 3 उपबोलियां मिलती है ना। क्या लिखा है? तौरधारी, लौधारी और सिकारवारी ये उपबोलियां हैं। विशेष देखेंगे ब्रज शब्दकोश के संकलनकर्ता राम शरण गोंड है, राम शरण गोंड है ना। ब्रज भाषा के संकलनकर्ता राम शरण गोंड है, इंपॉर्टेंट नाम है। राम शरण गोंड कौन है? ये ब्रज भाषा के संकलन करता है, ब्रज भाषा के संकलन करता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है दोस्तों, उसमें सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। इतना समझ में आया? अब इधर साइड देखते हैं अपन न्यूज में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया जाएगा और जाएगा करके बोला गया। तो क्यों बोला गया है ना? तो ये एक ऐसी भाषा है, पूछा जा सकता है किस भाषा को। तो अब गोंडी भाषा प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में होगी, शामिल होगी। और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है, आपको जानते होंगे। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाते हैं, है ना। तो गोंडी भाषा को मान्यता दिए जाने की मांग करोड़ों लोगों गोंड जनजातियों द्वारा किया जाता रहा है। और हालांकि अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में गोंडी भाषा को मान्यता नहीं मिली है ना, मान्यता नहीं मिली है। लेकिन गोंडी भाषा को पढ़ाने लिखाने के लिए, बोलने के लिए गोंड समुदाय समय समय पर अपने स्कूल और प्राथमिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसलिए सरकार भी यह फैसला ले रही है कि अब देखते हैं कि शामिल करेंगे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। अभी क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा शामिल किया जाएगा, ऐसी बात चल रही है, शामिल किया जाएगा। अन्य बोली की बात करेंगे तो कोरकू जनजाति अपने यहाँ निवास करती है। और कोरकू जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कोरकू बोलियां हैं, कोरकू भाषा है। कोरकू जनजाति जहां जहां निवास करती है वहां वहां बोलेंगे, जैसे कि बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन आदि क्षेत्र में बोली जाती है, याद रखना है ना। सतपुड़ा के पठार के वाले भाग जैसे कि बैतूल इंपॉर्टेंट है, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और खरगोन में बोली जाती है कोरकू। भील जनजाति निवास करती है मालवा क्षेत्र तरफ, तो रतलाम हो गया, देखो धार, झाबुआ, खरगोन और अलीराजपुर, है ना। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, झाबुआ में कौन सी बोली बोली जाती है? तो याद रखना है भीली। रतलाम में मालवी भी बोली जाती है और भीली भी बोली जाती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होने का है आपको, ऑप्शन के हिसाब से रहेगा, ऑप्शन के हिसाब से रहेगा जब क्वेश्चन का पैटर्न बनेगा, किसको सही करना है करके, रट्टा मारने से नहीं होने वाला है इसमें। तो भीली भाषा कहाँ, जहाँ भील जनजाति निवास करती है, तो भील जनजाति ज़्यादातर पश्चिम मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर में। गोंडी भाषा जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है, जैसे कि बालाघाट हो गया, है ना, छिंदवाड़ा हो गया, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, है ना। ये बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा गोंड जनजाति निवास करती है। मंडला में, डिंडोरी में और होशंगाबाद में गोंड जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा गोंडी भाषा कहलाती है। पंचमहली भाषा एक ही भाषा ही है, एक पंचमहली भाषा ये ग्वालियर में बोलते हैं बस, जबकि पंचमहली भाषा उधर झारखंड के धनबाद जिले तरफ भी बोलते हैं दोस्तों, झारखंड के धनबाद जिले तरफ भी बोलते हैं। लेकिन ये पंचमहली अपने मध्य प्रदेश में कहाँ बोलते हैं? तो ग्वालियर में पूछा जा सकता है। जटवरी भाषा भिंड और ग्वालियर, जटवरी भाषा भिंड और ग्वालियर। कौरवी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौरवी उत्तर प्रदेश में भी बोलते हैं और भिंड, नरसिंहपुर और दतिया में बोलते हैं कौरवी। सहरिया भाषा, सहरियाई भाषा, सहरियाई भाषा सहरिया जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। ये शिवपुरी और ग्वालियर, है ना, शिवपुरी और ग्वालियर में बोली जाती है। शिवपुरी और ग्वालियर। शिवपुर काहे कि यहाँ पे निवास करती है, सहरिया जनजाति राजस्थान में निवास करती है और राजस्थान से लगा हुआ जिला जैसे शिवपुर में निवास करती है, शिवपुरी में निवास करती है। ग्वालियर लगा नहीं है लेकिन निवास करती है और यहाँ बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, एक नोट करके लिखो, क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, यानी सुन लो, क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि इनमें से कौन सी बोली या भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो ऑप्शन में भोजपुरी दे सकता है, याद रखना है, भोजपुरी ऑप्शन में दे सकता है। तो भोजपुरी नहीं बोली जाती, इतना याद रखना है बस। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, मैं क्या बता रहा हूँ, इनमें से कौन सी भाषा या बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती? ऑप्शन देगा भोजपुरी, तो ऑप्शन भोजपुरी नहीं बोली जाती, इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में आधिकारिक भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी है, इतना तो पता ही है आपको। मध्य प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है, अर्थात राज्य की कार्य हेतु हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, तो सबको पता है। 1976 में राज्य भाषा अधिनियम आया, एक कानून बनाया गया था 1976 में, है ना। राज्य भाषा अधिनियम के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की भाषा हिंदी होगी। का, खा, गा ऐसा शामिल किया गया। तो का वर्ग में जितने भी राज्य आएंगे उनको शामिल किया गया है। भारत के कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है दोस्तों,
है ना। जैसे का वर्ग के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं, हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, उत्तराखंड में हिंदी बोलते हैं, राजस्थान में हिंदी बोलते हैं, बिहार में हिंदी बोलते हैं, दिल्ली में हिंदी बोलते हैं, हिमाचल में हिंदी बोलते हैं, और कौन से राज्य हो गए, ऐसे 10 राज्य ऐसे हैं। बिहार में हिंदी बोलते हैं, झारखंड में भी हिंदी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे 10 राज्य ऐसे हैं भारत के। पंजाब में भी हिंदी भी बोलते हैं पंजाबी के अलावा, है ना। तो 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोलते हैं। तो का वर्ग के अंतर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड भी आएगा इसके अंतर्गत। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ होगा, हाँ छत्तीसगढ़ भी आएगा, दिल्ली, ऐसे 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। खत्म। आगे बात करेंगे हिंदी दिवस। तो मैंने बताया 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिए जाने का निर्णय लिया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना आया समझ काम का, है ना, इतना समझ में आ गया। और भारत की कभी पूछेगा भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। भारत की राज्यभाषा क्या है, हिंदी, है ना। भारत की राज्यभाषा हिंदी है। अगर पूछेगा भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो राष्ट्रभाषा नहीं है ना, राज्यभाषा है। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। राष्ट्रभाषा जो लिखा हुआ रहता है, हम बोलने में तो बोल देते हैं, है ना, हम बोलेंगे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा बोलने में हिंदी है, लेकिन पूछेगा ना तो हिंदी मत लगाना। भारत की राज्यभाषा हिंदी है, याद रखना। भारत की राज्यभाषा हिंदी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है दोस्तों। यहाँ व्यवहार में आ गया है, व्यवहारिकता, प्रयोगात्मक, जन मान्यता प्राप्त शब्द है। क्या बोला? राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, यह व्यवहारिकता, प्रयोगात्मक, जन मान्यता प्राप्त शब्द है। भारत की राज्यभाषा हिंदी है, इतना याद रखना है। तो समझ में आ गया। याले चैप्टर से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, तो ऑप्शन में अगर भोजपुरी देगा तो भोजपुरी लगाना है ना। ऑप्शन में अगर भोजपुरी के अलावा याली भाषा देगा, सिंथाली, तो सिंथाली। ये 2 भाषा याद रख लो, यही अभी तक क्वेश्चन बना है ना। भोजपुरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाती है, और सिंथाली जो है ये असम, झारखंड में बोली जाती है, त्रिपुरा, है ना। हाँ ये तो ये 2 ऑप्शन देगा तो लगाना है ये दोनों ऑप्शन को। क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती, इतना याद रखना है। मैंने बता दिया राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिकता और जनमान्यता प्राप्त शब्द है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? 343। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के पहले में, उसमें भी 1 2 3 4 है। पहले में भारत की राज्यभाषा हिंदी होगी, और जो देवनागरी लिपि का प्रयोग होगा, देवनागरी लिपि वाली जो हिंदी है उसका वाली हिंदी को राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 के 1 में लिख रखा है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था संविधान में, इस कारण हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, इतना याद रखें। उसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? विश्व हिंदी दिवस 10 दिसंबर, है ना, इतना याद रखो। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी सी नोट करके लिख लो भारत की बात। भारत की राज्यभाषा क्या है? हिंदी। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। एक बात बता दूं, बंगाली। हिंदी कम से कम 10 राज्यों में बोलते हैं हिंदी, है ना। हिंदी 10 राज्यों में बोलते हैं, कम से कम 52 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। बंगाली दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोली जाती है दोस्तों, बंगाली 9 से 10 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं, है ना। दक्षिण एशिया में, अंडमान निकोबार में और कई सारी जगह बोलते हैं, है ना, ये बंगाली। तो दूसरे नंबर में भारत में हिंदी के बाद, भारत में सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी के बाद दूसरे नंबर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। तीसरे नंबर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मराठी है। चौथे नंबर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। 5वें नंबर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा गुजराती है। इतना याद रखना है, थोड़ा सा क्रम बस। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा बुंदेलखंडी या बुंदेली। इतना याद रखो, खत्म ये चैप्टर बस। अब क्या बचता है, यहाँ से हो गया, इतना ही है इसमें। तो अपने को याद रखना जो मैंने बताया है। मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, इनके नाम याद रख लो। मालवा क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, काम खत्म, है ना। उपभाषाएं अभी तक तो पूछी नहीं गई। बघेलखंड वाले क्षेत्र में, इसको देख लो एक बार। बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में एक बार इसको पढ़ लो, बस याद आ जाएगा पेपर में। निमाड़ी भाषा, निमाड़ क्षेत्र। ब्रज भाषा, है ना। और अन्य भाषा जो यहाँ पे मैंने बता दिया, अन्य भाषा, है ना। नामकरण किसने किया, संकलनकर्ता कौन है, वो सब याद रखना पड़ेगा, बुंदेलखंडी बोली जाती है मध्य प्रदेश में, निमड़ी बोली जाती है, बघेलखंडी बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, कोरकू बोली जाती है, भीली भाषा बोली जाती है, गोंडी भाषा बोली जाती है, सहराई भाषा बोली जाती है, कौरवी भाषा बोली जाती है, बंजारी भाषा भी बोली जाती है, और खड़ी बोली,
है ना। खड़ी बोली हिंदी को खड़ी बोली भी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं ना खड़ी बोली। और बंजारी भाषा ही बोली जाती है, बंजारी जनजाति के द्वारा बंजारी, है ना। इतनी भाषाएं बोली जाती है। इस तरीके से ये लेक्चर में इतने, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश के पुरस्कार और सम्मान। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। इसको एक बार पढ़ें और बार बार रिवीजन करें जब तो आपके दिमाग में बैठेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते। प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं चैनल को विजिट करके। धन्यवाद।